सुबह का सर्द वातावरण, मंदिर की घंटियों की गूंज और झील के किनारे का धुंधलका। ऐसे में हम अपने नायक नील वायुपुत्र से मिलते हैं। उनके सामने है एक फटी पुरानी किताब, जो उनके पिता की आखिरी निशानी है। इस किताब का महत्व क्या है और नील के मन में इसके प्रति इतनी निराशा क्यों है? यही किताब जीवन के सूत्र, नील के पूर्वजों की धरोहर है। लेकिन नील सवाल करता है, मानवता ही परम धर्म है, क्या सचमुच सही है? उसके पिता की दयालुता ही सुंदरनगर राज्य की बर्बादी और उनकी मौत का कारण बनी। यही द्वंद्व नील की मानसिकता को गहराई से प्रभावित करता है, जैसे विरासत और न्याय के बीच फंसा कोई योद्धा। यहां से कहानी में एक गहरा भावुक मोड़ आता है, जहां नील खुद के वजूद पर प्रश्न करता है, क्या उसके लिए पूर्वजों की शिक्षा से आगे बढ़कर कुछ नया सोचना उचित है? बिल्कुल। नील की स्थिति किसी ऐसे युवा की तरह है जिसे विरासत और अपने अनुभवों के बीच संतुलन साधना है। यदि हम ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें तो कई बार शासकों की उदारता ही उनके पतन का कारण रही है, जैसे रोम साम्राज्य में हुआ था। नील का संघर्ष व्यक्तिगत भी है और सामाजिक भी। संक्रमण के इस समय में नील की खुद की पहचान और अपने पिता की छवि के बीच द्वंद्व एक बड़ी कहानी को जन्म देता है। चलिए आगे बढ़कर देखते हैं कि कैसे उसकी यह उलझन उसके जीवन के अगले अध्याय को प्रभावित करती है। नील वायुपुत्र के लिए राजमहल से कारागार तक का सफर एक भयानक परिवर्तन रहा। एक समय का युवराज अब घिसे पिटे कंबल में पत्थर के बिस्तर पर सोता है। कारागार के इस माहौल ने उसके स्वाभिमान और मनोबल को कैसे बदला? ये बदलाव नील के लिए किसी सदमे से कम नहीं। एक मनोवैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार जब किसी को उसके सामाजिक दर्जे से अचानक गिरा दिया जाता है तो उसका आत्मविश्वास और प्रेरणा दोनों पर गहरा असर होता है। नील के साथ भी यही हुआ। कैदी की तरह बंधे हाथ, पैर, बेइयां और लगातार अपमान। ऐसे हालात में जब उसके साथ के अन्य कैदी मौत या उम्रकैद की सजा भुगत रहे हैं, नील को प्रशिक्षण सहायक बनाकर अपमानित किया जाता है। क्या इस व्यवस्था का कोई ऐतिहासिक या सामाजिक आधार है? भारतीय इतिहास में दंड नीति के कई उदाहरण मिलते हैं, जहां अपमान या सजा के तौर पर पराजित राजवंश के सदस्यों को गुलामी या दंडित जीवन दिया जाता था। यहाँ भी नील का प्रयोग शिष्यों की तकनीकों के परीक्षण के लिए किया जा रहा है। यह सत्ता का मनोवैज्ञानिक दमन है, जिससे विरोध की कोई संभावना न बचे। तो कारागार का यह जीवन नील के भीतर छुपे विद्रोह और दर्द को लगातार उकसा रहा है। आगे देखते हैं किस तरह यह दर्द उसकी ताकत बन सकता है। सुंदरनगर का प्रशिक्षण स्थल बाहर से भले ही भव्य दिखता हो, लेकिन अंदर एक चाणक्य सच छुपा है। मुख्य शिष्यों के लिए जहां यह गौरव का स्थान है, वहीं गुलामों और कैदियों के लिए यह यातना का केंद्र बन जाता है। इस दोहरेपन के क्या सामाजिक निहितार्थ हैं? यहाँ दो वर्ग स्पष्ट दिखते हैं, शासक और शासित, या कहें ताकतवर और बेबस। मुख्य शिष्य अपनी शक्ति का परीक्षण असहाय सहायकों पर करते हैं। यह व्यवस्था न सिर्फ हिंसा को वैधता देती है, बल्कि सामाजिक असमानता को और गहरा करती है। यह वैसा ही है जैसे रोमन साम्राज्य में ग्लैडिएटर्स को मनोरंजन के लिए इस्तेमाल किया जाता था। नील जैसे पूर्व युवराज, जो कभी राज्य की उम्मीद थे, अब उसी अखाड़े में गुलामी झेल रहे हैं। क्या इसका असर सिर्फ शारीरिक है या मानसिक स्तर पर भी गहरा घाव छोड़ता है? मानसिक स्तर पर इसका असर कहीं अधिक होता है। जब कोई व्यक्ति अपनी पहचान और सम्मान खो देता है तो उसके भीतर या तो विद्रोह जन्म लेता है या आत्मसमर्पण। नील का शांत और भावहीन चेहरा इस आंतरिक संघर्ष का सबूत है। यह सामाजिक ताने बाने में व्याप्त सत्ता के दुरुपयोग को भी दर्शाता है। सचमुच यह प्रशिक्षण स्थल नील के जीवन और सुंदरनगर समाज के विकृत चेहरे की झलक देता है। आगे चलकर क्या नील इस अन्याय के खिलाफ खड़ा होगा? अब कहानी में प्रवेश होता है देवदत्त वायुपुत्र का, नील का प्रतिद्वंदी और सत्ता का नया उत्तराधिकारी। देवदत्त की दिव्य औषधीय गोलियों तक पहुंच और अपनी शक्ति का प्रदर्शन नील के लिए क्या मायने रखता है? देवदत्त का उदय नील के लिए निजी और सांस्कृतिक दोनों स्तर पर चुनौती है।
जिन गोलियों पर नील का अधिकार था वे षड्यंत्र के चलते देवदत्त को मिली। यह सत्ता की राजनीति का क्लासिक उदाहरण है। प्रतिभा को निरंदा कर षड्यंत्र और पक्षपात को बढ़ावा देना नील के लिए यह गहरी पीड़ा और असहायता का कारण है। देवदत्त की शक्ति, प्रदर्शन की प्रवृत्ति, जैसे नंदी सहस्त्र मुष्टिका से एक कैदी को मार डालना, यह सिर्फ शक्ति प्रदर्शन है या इसके पीछे कोई मनोवैज्ञानिक कारण भी छुपा है? यह शक्ति का दुरुपयोग तो है ही, साथ ही खुद को श्रेष्ठ साबित करने की कुंठित मनोदशा भी है। मनोविज्ञान कहता है कि जब कोई सत्ता में आता है तो अक्सर अपने विरोधियों को दबाने के लिए हिंसा या अपमान का सहारा लेता है। देवदत्त के लिए नील को नीचा दिखाना अपनी सत्ता को सार्वजनिक रूप से वैध ठहराने का तरीका है। इसी दौरान नील को अपनी बहन नीलिमा के बंदी बनाए जाने की खबर मिलती है। व्यक्तिगत हानि और परिवार के संकट के बीच नील के सामने अब क्या विकल्प रह जाते हैं? देवदत्त के मुंह से निकलती खबर, नीलिमा का काली पहाड़ी में बंदी बनाया जाना, नील के लिए बिजली गिरने जैसा है। काली पहाड़ी कैसी जगह है और वहां कैद किए जाने का अर्थ क्या है? काली पहाड़ी एक कुख्यात, रहस्यमयी और खतरनाक जगह मानी जाती है जहां से आज तक कोई सकुशल लौट नहीं पाया। वहां बंदी बनाना किसी के लिए मृत्यु दंड से कम नहीं। नीलिमा का वहां होना नील के लिए भावनात्मक और नैतिक संकट है। अब नील के सामने दो रास्ते हैं, या तो वह अपनी गुलामी को स्वीकार कर ले या फिर अपनी बहन को बचाने के लिए असंभव सा जोखिम उठाए। अगर आप नील की जगह होते तो क्या करते? यहाँ एक क्लासिक हीरो का मोड़ है जहाँ व्यक्ति अपने कष्टों के बावजूद परिवार और न्याय के लिए खड़ा होता है। नील के लिए भी यही समय है जब उसे अपनी पीड़ा को ताकत बनाकर गुलामी की बेइयों को तोड़ना होगा। अगर वो काली पहाड़ी जाता है तो ये एक आत्म बलिदान और साहसिकता का प्रतीक होगा जो किसी भी महान गाथा की नींव है। तो क्या नील अपनी बहन को बचाने निकलेगा या परिस्थितियों के सामने झुक जाएगा? अगले अध्याय की यही सबसे बड़ी जिज्ञासा है जो हमारी कहानी को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी।